नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। अभी मैं नीचे टेलीविज़न पर खबरें देखकर आ रहा हूं और बस्तर पुलिस की एक लाइव फीड भी फेसबुक पर चल रही थी, उस पर भी देखकर आ रहा हूं कि किस तरह 210 नक्सलियों ने सरकार के सामने हथियार डाले हैं। 153 के करीब हथियार, जिसमें खतरनाक हथियार थे, वो डाले गए हैं और कुछ उनके साथ के और लोग हैं जो हथियारबंद नक्सलियों जितने ही गंभीर नक्सली थे। अभी हथियार डालने वाले नक्सलियों के साथ रूपेश नाम का उनका एक बड़ा नक्सल कमांडर भी संविधान की कॉपी थामे हुए, थोड़ा हिचकिचा रहा था लेकिन थाम ली उसने, संविधान की कॉपी थामे हुए दिख रहा था, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। आज के हथियार डालने वाले नक्सलियों में वही सबसे बड़ा नक्सली था। साथियों को हमारा जो साथी लोग हैं जो सशस्त्र संघर्ष को जारी रखना है करके जो तय किए साथी लोग भी अभी हम जिन विषयों को लेकर हमने ये निर्णय लिया, इसमें मेजॉरिटी साथियों को तो हमारा जो तरीका हमने लिया उस पर आपत्ति है, लेकिन वो तरीका किस स्थिति में हमने वो तरीका को अपनाया इसे समझना है करके मैं अपील कर रहा हूँ साथी लोगों को। आप लोग भी सोचना चाहिए, आप लोगों का सुरक्षा का चिंता जरूर है हमें। पहले हम बचना है, बाद में हम क्या करना है करके सोच सकते, जो मौका है उसको इस्तेमाल कर सकते हम। इसलिए सभी साथी लोग, और किसी साथियों को भी जानकारी भी नहीं है, वो साथी लोगों को अभी जानकारी हो रही, कुछ लोगों को दूसरा राज्यों में जो साथी लोग हैं ये तो इस प्रक्रिया के बारे में क्या हो रही जानकारी भी नहीं है। अभी मीडिया के जरिए ये सब तो पता चलेगा, तब आप लोग भी अगर सोचने से इस प्रक्रिया में आना चाहे तो फिर क्या तरीका कुछ तो रहना चाहिए करके मैं सोच के मैं एक मेरा कांटेक्ट नंबर दे रहा हूँ। आप लोग इसमें कांटेक्ट कर सकते, कांटेक्ट करने से हम इसके ऊपर कोई कुछ भी आपका विचार भी बता सकते हैं इसके ऊपर, और इस प्रक्रिया में आना चाहिए तभी आप लोग कांटेक्ट करने के लिए मैं नंबर दे रहा हूँ। मेरा कांटेक्ट नंबर है 6267138163, और एक बार दोहरा रहा हूँ 6267138163। इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते, संपर्क कर सकते, मुझे ऐसा कोई कॉमरेड्स कांटेक्ट कर सकते करके मैं आशा कर रहा हूँ, साथियों से अपील भी कर रहा हूँ। थोड़ी हैरानी की बात है, लेकिन जो नज़ारा दिख रहा है वहाँ का, अनगिनत वीडियो दिख रहे हैं, तस्वीरें दिख रही हैं, हथियार डालने वाले नक्सलियों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा दिख रही थी। मैं आंकड़े देखकर नहीं कह रहा हूँ, जो दिख रहा था आंखों से वो देखकर कह रहा हूँ। बड़ी संख्या में महिलाएं थी इनमें। सरकार ने वायदा किया है कि इनमें से जो लोग माँ बाप बनना चाहते हैं उनको पूरी मेडिकल सहूलियत मुहैया कराई जाएगी। 2 दिन पहले महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में वहाँ के मुख्यमंत्री के सामने नक्सलियों के पोलित ब्यूरो का एक बड़ा मेंबर, जो बस्तर के अबूझमाड़ इलाके में सक्रिय रहता था, वहीं रहता था, उसने जाके बहुत से साथियों के साथ वहाँ सरेंडर किया है। लेकिन बस्तर में आज जो हुआ है उसको सरकार सरेंडर नहीं कह रही है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, जिन्होंने एक लंबा बयान दिया इस मौके पर, उन्होंने भी इसको सरेंडर नहीं कहा, मुख्यमंत्री ने भी सरेंडर नहीं कहा। सरकार इसको एक रणनीति के तहत पुनर्वास के लिए हथियार छोड़ना कह रही है। और एक थोड़ी सी अटपटी बात है, खास बात है, अनोखी बात है, कोई आपत्तिजनक नहीं है। वो ये है कि जब ये नक्सली कतार बनाकर खड़े हुए हथियार डालकर, तो हथियारों और उनके पार आदिवासी समुदाय के बुजुर्गों ने आके उनको एक एक गुलाब का फूल दिया हर किसी को, और कहा कि आदिवासी समुदाय में आपकी वापसी का स्वागत है।
थोड़ा प्रतीकात्मक है, लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये आत्मसमर्पण नहीं कहा जा रहा है, सरेंडर नहीं कहा जा रहा है। मीडिया अभी भी वही इस्तेमाल कर रहा है, टेलीविज़न के जो स्क्रीन है उसमें सरेंडर सरेंडर दिख रहा है, लेकिन सरकार इसको सरेंडर नहीं कह रही है। शायद नक्सलियों के साथ उसकी जो बातचीत हो रही थी उसके आधार पर यह तय किया गया कि इसको सरेंडर नहीं कहा जाएगा। सरकार को ये साफ करना पड़ा है अभी कि ये जो हथियार डाल रहे हैं नक्सली, इनको जिला पुलिस बल में शामिल होने की कोई बंदिश नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है इनकी कि आपको शामिल होना पड़ेगा जिला पुलिस बल में। कुछ लोग अपनी मर्जी से शामिल होते हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने ये साफ किया है कि जिला पुलिस बल को डीआरजी कहते हैं, जिनमें इनका भी अपॉइंटमेंट होता है, जो भूतपूर्व नक्सली रहते हैं। उन्होंने कहा है कि डीआरजी में 10% ही रहते हैं पूर्व नक्सली, बाकी लोग नियमित तरीके से आते हैं, आम लोग रहते हैं। उन्होंने कहा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये डीआरजी में शामिल हों, इनकी मर्जी है अपनी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर कहा कि इस हथियार डालने वाले नक्सली जो हैं इनको प्रधानमंत्री आवास जैसी कई योजनाओं का फ़ायदा मिलेगा और सरकार की एक लंबी चौड़ी पुनर्वास योजना है। मैं थोड़ा इस बारे में इसलिए भी बात करना चाहता था, कहना चाहता था, मेरे सामने कुछ आंकड़े हैं कल तक के। 22 महीनों की इस सरकार में, विष्णुदेव साय की भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में, इसने शुरू से ही नक्सली जहां जहां हथियार नहीं डाल रहे थे वहां पर मुठभेड़ में उनको मारना शुरू किया। 22 महीने में अभी तक 450 से ज़्यादा 477 नक्सली मारे गए हैं। 2100 से अधिक लोग सरेंडर कर चुके हैं, जो पहले जिन्होंने किया है वो सरेंडर था, और 1700 से अधिक, करीब 1800 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ा आंकड़ा है ये, और मैं आपको बतला सकता हूं कि ये पहला मौका है ऐसा राज्य बनने के बाद से जब इतनी बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं, और नक्सलियों की तरफ से या उनके कुछ समर्थक, वैचारिक समर्थक, उनकी तरफ से बहुत ही कम संख्या में लोगों के बेकसूर होने का मुद्दा उठाया गया है। अधिकतर लोगों के बारे में नक्सलियों ने ये मान लिया कि वो नक्सली थे। एक किसी घटना में तो 29 नक्सली मारे गए थे और नक्सलियों ने मान लिया पूरे 29 के 29 उनके थे। तो मानवाधिकार हनन के आरोप भी इस सरकार पर बहुत कम लगे हैं, वरना मुझको याद है पहले की सरकारें जो हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में खड़े ही रहती थी। दोनों के बीच में एक दो अफसर, एक दो वकील आवागमन करते रहते थे, क्योंकि सरकार पर तोहमत लगती थी बेकसूर लोगों को मारने की, मानवाधिकार हनन की। इस बार ऐसा नहीं हुआ है। थोड़ा हैरानी की भी कुछ एक बातें हैं। खैर, फिलहाल मैं इस सरकार की बात पूरी कर लूं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज भरोसा दिलाया है कि और भी जो लोग हथियार डालेंगे उन्होंने भी आत्मसमर्पण या सरेंडर नहीं कहा है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी, राजनय, कूटनीति की जुबान में एक शब्द इस्तेमाल होता है, स्ट्रेटेजिक एम्बिगुइटी। इसका मतलब होता है कि एक रणनीतिक धुंध, एक रणनीति की तरह स्पष्ट रखना चीज़ों को, धुंध की तरह साफ साफ न दिखे, साफ साफ न कहें। तो मुझको लग रहा है कि इनको सरेंडर या आत्मसमर्पण न कहना जो है, जो नक्सली आए हैं उनकी एक शर्त रही होगी कि हम समर्पण नहीं कर रहे हैं, हम अपने समुदाय में लौट रहे हैं, हथियार डाल रहे हैं, लेकिन हम डीआरजी में नहीं जाएंगे, नक्सलियों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। ऐसी कुछ बातें हुई जरूर होंगी। आपने देखा होगा कि मैं बार बार जब भी इस मुद्दे पर बोलता था या लिखता था अखबार में, लगातार मैं ये बात कहता था कि सरकार को बातचीत करनी चाहिए, सरकार को शांति वार्ता करनी चाहिए। दुनिया का कोई भी हथियारबंद आंदोलन बिना शांति वार्ता के पूरा नहीं हुआ है।
अभी मुझको पता लगा है कि छत्तीसगढ़ सरकार अनौपचारिक रूप से पर्दे के पीछे से ऐसे समर्पण के लिए बातचीत कर रही थी। जिस स्तर पे भी, सरकार के जिस स्तर पर भी ये बातचीत हो रही थी, मैं वो खुलासा करना नहीं चाहता, लेकिन बातचीत चल रही थी और उस बातचीत का नतीजा है कि आज इतने सारे 210 कम नहीं होते हैं, जिसमें से 153 तो हथियारों सहित हैं। बड़े बड़े हथियार हैं, इंसास राइफल, AK-47, बड़े बड़े हथियारों सहित आए हैं। तो ये बातचीत से ही कोई रास्ता निकला है। मैं इस बात के लिए सरकार की आलोचना नहीं करूंगा कि आपने इस बातचीत की जानकारी जनता को क्यों नहीं दी। बहुत सारे रणनीतिक फैसले ऐसे रहते हैं जिसकी जानकारी जनता को देना जरूरी नहीं रहता। जब उसका नतीजा निकलता है तो उसको सामने रख दिया जाता है, जैसा कि आज रखा गया है। आज बड़ा दिन है पुलिस के लिए भी और नक्सलियों के लिए भी। नक्सलियों के लिए इसलिए बड़ा दिन है, उनको भी करीब 4 दशक के इस आंदोलन के बाद ये समझ में आ गया कि भारत बहुत बड़ा देश है, और जब पूरे देश की ताकत नक्सल मोर्चे पर लगती है तो नक्सलियों के पास हथियारबंद मुठभेड़ का कोई एक विकल्प रहता नहीं है। आज 47,000 48,000 जवान वहाँ तैनात हैं नक्सल मोर्चे पर बस्तर में। केंद्र की बहुत सारी अलग अलग एजेंसियों के लोग हैं, राज्य के लोग हैं, बस्तर के जिलों के जिला स्तर पर बनाए गए DRG के जवान हैं। इन सब के सामने अब कुछ हजार हथियारबंद रह गए नक्सलियों का बहुत लंबा भविष्य दिख नहीं रहा था। ये जरूर है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक का एक टारगेट दिया है कि देश में नक्सल हिंसा खत्म हो जाएगी। हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है मार्च 26 तक पूरे के पूरे खत्म न हो, कुछ बच जाएं, लेकिन ये कोई इमारत बनाने जैसा नहीं रहता कि 6 मंजिल की इमारत हम 6 महीने में बना देंगे। जो उन्होंने कहा वो होते दिख रहा है, अमित शाह ने जो कहा वो होते दिख रहा है। और केंद्र और राज्य सरकारें मानवाधिकार हनन किए बिना ये कर रही हैं, ये बड़ी बात है। वरना मैं बतलाऊं आपको, ऐसे मोर्चों पर मानवाधिकार हनन के आरोप लगना एक आम बात रहती है। पता नहीं कैसे ये दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों, राज्य की पुलिस और केंद्र के सुरक्षा बल, ये सब उससे मोटे तौर पे बचे हुए। इक्का दुक्का कुछ शिकायतें हैं, मोटे तौर पे उससे बचे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये नक्सली जो हथियार छोड़कर आए हैं, सरकार के पास एक लंबी चौड़ी पुनर्वास नीति है, इन लोगों को मकान दिए जाएंगे, रोजगार कुछ दिया जाएगा। यहाँ पर आकर लोगों को निराशा होती है कि सरकार के कुछ वायदे पूरे नहीं हो रहे हैं या उनका काम नहीं चल रहा है। यहाँ देखना होगा सरकार को कि उनका काम चल सके, परिवार चल सके। इसलिए कह रहा हूँ मैं कि अभी और कुछ हजार हथियारबंद नक्सली बाकी हैं, तो उनको भी अगर मूल धारा में लाना है, नक्सल हिंसा को पूरी तरह से खत्म करना है, तो जो लोग आ चुके हैं इनका कम से कम इतना ख्याल रखा जाए जितना सरकार ने वायदा किया है अपनी घोषणाओं में, नक्सल पुनर्वास नीति में। अब 2 सवाल मेरे पास हैं। एक सवाल ये है कि नक्सलियों का शहरों में रहने वाले कुछ पत्रकार, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ नेता, कुछ लेखक इनके उठाए हुए मुद्दों को सही मानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, और उन मुद्दों को सही मानने की वजह से उनके लिए एक शब्द गढ़ा गया है हिंदुस्तान में, अर्बन नक्सल। ये अर्बन नक्सल हैं, ये नक्सलियों के उठाए हुए मुद्दों को उठाते हैं और जहां पर मानवाधिकार हनन होता है उसके मुद्दों को भी ये लोग उठाते हैं। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताने जा रहा हूं जो आई गई हो गई, जिसकी तरफ ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया। ये बात है अभी 4 अक्टूबर की, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, एक पखवाड़ा भी नहीं हुआ है।
अमित शाह आए थे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया की एक पत्रकार रश्मि ड्रोलिया ने उनसे एक लंबी बातचीत की थी। जो अफसर वहाँ मौजूद थे उनका कहना था कि ये पौन घंटे 1 घंटे की बातचीत थी। मैं नहीं जानता कितनी लंबी बातचीत थी। उस बातचीत को टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है, एक अनौपचारिक चर्चा के रूप में छापा है। बहुत सारी बातें हैं उसमें महत्वपूर्ण। केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ की राजधानी में बैठकर बस्तर के नक्सल मोर्चे के बारे में जो इतनी बातें कह रहा है, उसको हो सकता है कुछ लोग ध्यान से ना पढ़ते हो, मैं तो पढ़ता हूँ। उसमें एक बात है बड़ी दिलचस्प जो मैं आपके सामने उठाना चाहता हूँ। अभी तक वो बात सिर चढ़कर कहीं आई नहीं है। अमित शाह ने ये कहा, आर्म्ड वायलेंस वोंट बी टॉलरेटेड, इट मस्ट बी एलिमिनेटेड। As far as ideology is concerned, the Constitution gives a space to all ideas to coexist. Let the people decide in a democratic way what suits them. बड़े साफ शब्द हैं। अमित शाह की बातचीत जो है वो शशि थरूर जैसे स्ट्रेटेजिक एम्बिगुइटी की नहीं रहती है, वो साफ साफ बोलते हैं। मुझको भी उनसे एक बार बात करने का मौका मिला था। बड़ा साफ सपाट बोलते हैं, कोई गलतफहमी की गुंजाइश नहीं रखते। तो उन्होंने जो कहा है उसको मैं थोड़ा हिंदी तर्जुमा करके आपको बतला रहा हूं कि हथियारबंद हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसे खत्म करना होगा। लेकिन जहां तक विचारधारा का सवाल है, संविधान हर किस्म की सोच को सह अस्तित्व में रहने की इजाजत देता है। ये बात जो है माओइस्ट सोच के बारे में है, माओइस्ट विचारधारा के बारे में है। मैं पूरी बातचीत को पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, उसके इस हिस्से को सुना रहा हूं। उन्होंने कहा, लेट द पीपल डिसाइड, लोगों को तय करने दीजिए। एक लोकतांत्रिक तौर तरीके से लोगों को तय करने दीजिए कि उनको क्या माकूल बैठता है। इसका मतलब मैं आपको बतलाता हूं, बड़ा साफ साफ मतलब है इसका। मैं अपने तरफ की कोई व्याख्या नहीं कर रहा हूं इसकी, केवल तर्जुमा करके संदर्भ सहित आपको बतला रहा हूं। अमित शाह ने यह कहा, नक्सलियों की हथियारबंद हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उसे खत्म करना ही होगा। जहां तक उनकी विचारधारा का सवाल है, संविधान हर किस्म की सोच के सह अस्तित्व की छूट देता है। बड़ी बात है, ध्यान से सुनिएगा। एक लोकतांत्रिक तरीके से लोगों को तय करने दिया जाना चाहिए कि उनको क्या माकूल बैठता है। उन्होंने नक्सल सोच के बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा है सह अस्तित्व, हिंदुस्तान में सब तरह की सोच रहती है। ये बात सुप्रीम कोर्ट वगैरह अपने फैसलों में कह भी चुके हैं पहले कि किसी के घर में नक्सल साहित्य मिलता है तो वो नक्सली नहीं है। तो खैर, अमित शाह ने ये बात कही है। मैं आखिरी में इस एक बात को उठाना चाहता था, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये 5 अक्टूबर को ट्विटर पर ये रिपोर्ट पोस्ट हुई है, शायद 4 तारीख के अखबार में रही होगी या 5 तारीख के अखबार में रही होगी। देख लीजिएगा ढूंढ के, इस बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है ये। दूसरी बात, मेरे मन में एक सवाल कुलबुल आ रहा है जिसको मैं पूछना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में इन 22 महीनों के पहले 5 साल कांग्रेस की सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। बड़े धाकड़ मुख्यमंत्री थे, दमखम से काम करते थे। उनके समय में जितने किस्म के केस हुए जो आज अदालतों में चले हैं, साबित अभी नहीं हुए हैं, वो सब भी बड़े दमखम से किए गए केस थे। उस समय नक्सलियों का क्या हुआ? 5 साल न मारे गए, न समर्पण हुआ, न कुछ हुआ। क्यों ऐसा हुआ? हिंसा तो कर रहे थे, वो बंदूकधारी तो थे, बम तो लगा रहे थे, सुरक्षा बलों पे हमले कर रहे थे। हर 10 दिन में 15 दिन में किसी न किसी बेकसूर को पुलिस का मुखबिर कहकर मार भी रहे थे गांव में। सब चल रहा था, उनकी हिंसा चल रही थी, कार्रवाई नहीं चल रही थी।
क्या वजह थी, क्या लगता है आपको? मैं तो देखने वाले लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि क्यों कार्रवाई नहीं हुई थी। एक आरोप लगता है, कांग्रेस भाजपा पे लगाती है, भाजपा कांग्रेस पे लगाती है कि नक्सल हिंसाग्रस्त इलाकों में चुनाव जीतने के लिए पैसा देकर नक्सलियों का समर्थन लिया जाता है। ये कांग्रेस भाजपा के बारे में बोलती है, भाजपा कांग्रेस के बारे में बोलती है। आबकारी मंत्री जो थे, जो अभी जेल में हैं, कवासी लखमा बस्तर के, वो लगातार जीतते हैं, तो लोगों का कहना है कि वो नक्सलियों को पैसा देकर जीतते हैं। आबकारी मंत्री थे, कुछ और भी दे सकते थे, उनको पता नहीं क्या दिया है नहीं दिया है, मुझको नहीं मालूम। लेकिन भूपेश बघेल की सरकार ने नक्सल मोर्चे पर कुछ भी क्यों नहीं किया 5 साल? क्या कांग्रेस पार्टी की नीति है कि नक्सलियों के प्रति थोड़ा नर्म रुख रखो? मुझको नहीं मालूम, ऐसी घोषित नीति तो आज तक सामने नहीं आई है। लेकिन कांग्रेस के किसी गृह मंत्री ने कभी ये भी नहीं कहा कि इस तारीख तक नक्सलियों को हम खत्म कर देंगे, नक्सली हिंसा खत्म कर देंगे। इतने लोगों को मार दिया छत्तीसगढ़ में कि उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों ने कहना चालू किया कोई बातचीत नहीं होगी, बातचीत करना है तो पहले सरेंडर करो, उसके बाद बात करेंगे। और करना पड़ा। आज ये जो शब्दों का जो जाल है, ये क्यों बुना गया है मैं नहीं जानता, कोई शर्त रही होगी। और मैं इसको महत्वपूर्ण भी नहीं मानता कि उन्होंने हथियार डाले। मुझको ध्यान है कि मैं जब पहली बार ब्रिटेन गया और ब्रिटिश सरकार का मेहमान हो के मैंने नॉर्दर्न आयरलैंड जाना तय किया, उत्तरी आयरलैंड की, वहाँ पर जो हथियारबंद आंदोलन चल रहा है सरकार के खिलाफ, उसका थोड़ा अध्ययन कर सकूं। 2000 की बात है ये। तो जब मैंने वहाँ जाना छांटा, सरकार ने मेरे लिए वहाँ इंतजाम किया नॉर्दर्न आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट में। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो महीना 1.5 महीना कुछ फ़र्क रहा होगा बीच का। जब तक मैं पहुँचा तब तक अमेरिकी राष्ट्रपति, शायद बिल क्लिंटन थे, वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने ब्रिटिश सरकार और आयरिश रिपब्लिकन आर्मी IRA, इनके बीच एक समझौता कराया और IRA ने अपने हथियार डाल दिए थे। उसको आर्म्स ड्रॉप कहा गया था, हथियार डाल देना। उसको सरेंडर नहीं कहा गया था, आर्म्स ड्रॉप कहा गया था उसको। वही आज बस्तर में हुआ है, आर्म्स ड्रॉप, हथियार डाल दिए गए। तो हो सकता है ऐसी कोई रणनीतिक भाषा हो, मैं उसको बुरा नहीं मानता कि आप सरेंडर नहीं बोल रहे हो, इसको उन्होंने तो आत्मसमर्पण किया है। क्या रखा है भाषा में? अगर वो हथियार डालने को तैयार हुए तो वो बड़ी बात है। तो मुझको वहाँ नॉर्दर्न आयरलैंड में मुझको हथियारबंद आंदोलन को ज़्यादा पढ़ने समझने का मौका नहीं मिल पाया था। हालांकि उन लोगों से मेरी मुलाकात करवाई गई थी, उनसे बातचीत हुई थी, लेकिन तब तक आर्म्स ड्रॉप हो चुका था वहाँ पर। तो ऐसा ही बस्तर में आज आर्म्स ड्रॉप हुआ है। तो मैं बिना मारे हुए जिंदा लोगों से हथियार डलवा देने, उनके समाज के मूल धारा में आने के लिए जो भी सरकार रहे, केंद्र में अमित शाह हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और विजय शर्मा हैं, मैं इनको बधाई देता हूँ। क्योंकि मुझको जब भी कोई मौत होती थी तो फिक्र होती थी, तकलीफ होती थी कि हैं तो हिंदुस्तानी ही, है तो इंसान ही। ठीक है, वो संविधान के खिलाफ हैं, लेकिन संविधान अच्छा लगा देखकर। हर एक के हाथ में संविधान था। हालांकि लोग सफ़ेद टी शर्ट में नहीं थे, नक्सल वर्दी में थे। शायद नए नए कपड़े सिलाए गए थे उनके लिए। जंगल में तो इतने चमचमाते कपड़े सबके नहीं थे। तो नए कपड़ों में उनका सरेंडर हुआ है या उन्होंने हथियार डाले हैं, समाज की मूल धारा में आए हैं। मुझको लगता है कि बस्तर जैसा खूबसूरत शांत इलाका, जहाँ पर इस प्रदेश के सबसे पहले निवासी रहते हैं, वो अगर हिंसा से मुक्त हो सकता है तो कितनी अच्छी बात होगी। चाहे जो सरकार ऐसा करे, वहाँ की जनता उस सरकार को दुआ देगी। पता नहीं अगले चुनाव में दुआ कारगर रहेगी या नहीं,
देखते हैं क्या होगा। फिर मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई जायज़ बात आज की है तो आप हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, इसके लिंक अपने दोस्तों को भेजिएगा। सबके लिए महत्वपूर्ण खबर है ये। मैंने अखबार में एडिटोरियल इसी मुद्दे पर लिखा है, यहाँ एडिटोरियल में कुछ बातें ज़्यादा शायद कहने में आ गई उससे। हम फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह आपको कि अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। मेरा गला बहुत अच्छा नहीं है तो मैं लंबी नसीहत नहीं दे रहा हूँ, छोटी नसीहत को। एक पुरानी कहावत है कि चिट्ठी को तार समझना वरना बीमार को पार समझना। ऐसा, अब तार का मतलब टेलीग्राम होता था एक समय, थोड़ा जिनको समझ में नहीं आएगा कभी और समझा दूंगा। फिलहाल हेलमेट शब्द से समझ जाइए कि आप दोपहियों पर चल रहे हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। ज़िंदगी बचाने का वो एक तरीका है, कारगर रहता है किसी हादसे की हालत में। फिर मिलेंगे।